हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे एसएससी में जो भी एग्जाम हुए थे, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए थे, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हाल फिलहाल में, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025 में 100 क्वेश्चन हमने उठाए हैं। 100 क्वेश्चन में आपके वो सारी टाइप कवर हो जाएंगी जो 2025 में कोई भी एग्जाम हुआ हो। एसएससी का हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे हैं और आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। और इसको हम 4 पार्ट में कवर करेंगे। पहले 2 पार्ट इसके ऑलरेडी आ चुके हैं यूट्यूब पे, आप देखिए अगर आपने वो नहीं देखा। अभी इसका रहने वाला है ये थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 51 टू 75। क्वेश्चन नंबर 51, भारत की मौद्रिक नीति में रेपो रेट का क्या अर्थ है? दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जब बैंकों को या कह सकते हैं बैंकों के पास पैसे की कमी हो जाती है तो रिजर्व बैंक आरबीआई से वो कर्ज लेते हैं, और जिस ब्याज पर वो आरबीआई से उनको कर्ज मिलता है उसे कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं उसको? रेपो रेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और डैश को समाप्त होता है। आसान क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। भारत का सरकारी और बैंकिंग कामकाज है जो दोस्तों जनवरी से शुरू नहीं होता, बल्कि अप्रैल से शुरू होकर अगले साल में मार्च मार्च में जाके खत्म हो जाता है। तो ये चलता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और मार्च तक, 31 मार्च तक। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तुओं की एक विशेषता है? पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती है दोस्तों? ये वो सारी चीजें होती है, जैसे कि मशीन आएगी इसमें, फैक्ट्री, तो दूसरी चीजें बनाने में काम आती हैं और लंबे समय तक चलती हैं, उन्हें कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं। अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं विशेषता क्या है, क्वालिटी क्या है इसकी? क्वालिटी है दोस्तों, ये टिकाऊ होती है। क्या होती है? टिकाऊ होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन, क्योंकि लंबे समय तक चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 54, तेल बीज प्रौद्योगिकी की मिशन में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड एनडीडी की क्या भूमिका थी? आपको ध्यान रखना है, एनडीडीबी की जो भूमिका थी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी, इसको दोस्तों तेल निकालने वाले जो बीज थे, इन्हें कह सकते हैं तिलहन। तिलहन को खरीदने और उन्हें प्रोसेस करने की जिम्मेदारी एनडीडीबी को दी गई थी। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। तिलहन की खरीद और प्रसंस्करण का प्रबंधन दिया गया था एनडीडीबी को। ये इसकी भूमिका है, यहाँ पे आएगा एनडीडीबी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र में दुर्लभता की समस्या को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, शास्त्र में दुर्लभता क्या है? स्कैरेसिटी के बोलते हैं इसको इंग्लिश में। स्कैरेसिटी दोस्तों क्या है? स्कैरेसिटी मतलब किसी चीज की कमी हो जाना। दुर्लभता, आपको ध्यान रखना है, इंसान की जरूरतें और इच्छाएं माना जाता है इकोनॉमिक्स में, बहुत सारी हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकल भी यही होता है। बहुत सारी इंसान की जो जरूरत है, नीड है, बहुत सारी होती हैं। इच्छाएं, जो ड्रीम्स हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए दुनिया में जो साधन है दोस्तों, जैसे कि पैसा, जमीन, ये सब क्या है? लिमिटेड है, सीमित है। यही इसी को बोला गया है दुर्लभता। इसी को क्या कहते हैं अर्थशास्त्र में? दुर्लभता कहते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं। क्वेश्चन नंबर 56, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई कुंडली किस अभिविन्यास पर अधिकतम प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न करती है? एट व्हाट ओरिएंटेशन डज ए रोटेटिंग coil in a uniform magnetic field generate the maximum induced EMF? आपसे सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों मैं आपसे बताऊं, इसने पूछा है कि जो एक समान मतलब कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एरिया में जो कुंडली है, कुंडली को बोलते हैं कोयल। कोयल में जो मतलब कि मैक्सिमम जो ईएमएफ होगा, कब होता है? कब होता है? तो आपको ध्यान रखना है, कोयल में
जब कोयल घूमेगी, घूमते हुए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दोस्तों, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है जब कोयल, तब उसमें जो मैक्सिमम पैदा होता है ईएमएफ, पैदा होना मतलब इंड्यूस हो जाता है, इंड्यूस को बोलते हैं पैदा हो जाना। ठीक है, ध्यान रखना है, जब कुंडली कोयल घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल एकदम पैरेलल समानांतर आ जाती है, उसमें जो बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का दोस्तों जो कह सकते हैं फ्लो है, वो सबसे ज्यादा हो जाता है, मीन्स ईएमएफ सबसे ज्यादा होता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समानांतर होता है, व्हेन द कोइल्स प्लेन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्वेश्चन नंबर 57, रदरफोर्ड के किस प्रयोगात्मक अवलोकन ने उन्हें यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है? कहते हैं विच ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस लीड हिम टू कंक्लूड दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज concentrated इन ए वेरी स्मॉल रीजन। सिंपल, मतलब रदरफोर्ड ने जो एटम है दोस्तों, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उसने क्या निष्कर्ष निकाला था, कौन सा फाइनल कंक्लूजन उसने निकाला था इसके बारे में, एटम के बारे में। आपको ध्यान रखना है, जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, जब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था, मान लो इसने कोई भी सोने की रोड ले ली, ठीक है, गोल्ड की रोड ले ली, उस पे जो इलेक्ट्रॉन टकराए ना, बहुत सारे पार्टिकल वापिस आ गए टकराने के बाद, और इससे इसने डिटेक्ट किया कि जो परमाणु है, कह सकते हैं परमाणु के बीच में कोई एक बहुत सी ठोस, परमाणु के बीच में एक बहुत बड़ी ठोस वस्तु है जो वो लाई करती है, भारी चीज है कोई परमाणु के बीच में, मतलब कि एटम के बीच में, और उसी को नाम दिया गया न्यूक्लियस, नाभिक। तो यहाँ से कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल रिबाउंडेड ऑलमोस्ट बैकवर्ड। ठीक है, बहुत सारे टकराने के बाद वापस आ गए थे। कॉलम ए विनाशकारी प्रक्रियाएं, और कहते हैं कॉलम बी उनकी प्रेरक शक्तियां, या कह सकते हैं ऊर्जा, इसको सुमेलित करना आपको। इसमें दोस्तों जो कॉलम ए में है, ये दिया हुआ है, तो कॉलम ए में डिजास्टर्स दिए हुए हैं और उनकी एनर्जी के टाइप दिए हुए हैं कॉलम बी में। मैच कर देता हूं मैं इसको, अपक्षय का आएगा गुरुत्वाकर्षण, आणविक तनाव, रासायनिक क्रियाएं। फिर बी का आएगा जन आंदोलन, बी का आएगा तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, कटाव और परिवहन, इसका आएगा पहला गतिज ऊर्जा, अनाच्छादन, समग्र प्रक्रिया का आएगा पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाले बल। इसका राइट आंसर होगा, आपको देखे ये देखना है, ए आएगा। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, लेंज के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा क्या निर्धारित करती है? कहता है अकॉर्डिंग टू टू लेंस लॉ, व्हाट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन ए कंडक्टर। इंड्यूस्ड करंट कौन सा होता है दोस्तों, जो अपने करंट है जो पैदा हो जाता है, उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। अब अकॉर्डिंग टू आपको याद रखना है लेंस लॉ क्या कहता है। लेंस लॉ दोस्तों ये नियम है, ये नियम कहता है पैदा होने वाली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, सॉरी इंड्यूस्ड करंट है, पैदा होने वाली जो बिजली है, मीन्स इंड्यूस्ड करंट है, ये उसी कारण को रोकने की कोशिश करता है जिसकी वजह से ये पैदा होता है, उसी को रोकने की कोशिश करता है ये, उसी में ऑब्स्टेकल डालता है जिसकी वजह से क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है, मतलब कि पैदा होता है। ये कहता है लेंस लो। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन का विरोध करने के लिए प्रभावित होता है। इट फ्लोज टू ओपोज, ओपोज मतलब कि रुकावट, ओपोज करना, विरोध करना, द वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स कोजिंग इट, जिसकी वजह से ये पैदा होता है, उसी का विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 60, which type of radiation has a very short 10 की पावर -3 नैनोमीटर वेवलेंथ produced by nuclear explosions, lightning and the low excitation activity of radioactive decay। मतलब सिंपल, कहता है नाभिकीय विस्फोट
और जो बिजली गिरने से कौन सी विकर्ण निकलती है जिसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी, जिसकी वेवलेंथ बहुत छोटी 10⁻³ नैनोमीटर होती है। तो ये है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, गामा रे। गामा रे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं गामा रे को। और गामा रे के बारे में आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा इसकी जो एनर्जी है सबसे ज्यादा होती है, और जो इसकी वेवलेंथ है वो क्या होती है, सबसे छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 61, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइंस इट्स लाउडनेस। लाउडनेस किस चीज से पता चलती है? साउंड की दोस्तों लाउडनेस किससे पता चलती है? तो साउंड वेव में जो लाउडनेस है वो पता चलती है किससे? एम्पलीट्यूड से पता चलती है। किससे पता चलती है दोस्तों? एम्पलीट्यूड से पता चलती है। और एम्पलीट्यूड को हिंदी में कहते हैं आयाम। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर्स व्हेन ए वेव पासिस थ्रू ए नैरो स्लिट। ये कॉन्सेप्ट 11th 12th में भी आता है फिजिक्स में। इसे कहते हैं, जब मान लो कोई लाइट आई दोस्तों, कोई लाइट आई, एक पतला कॉर्नर है, इसके ऊपर टकराएगी और मुड़ जाएगी, इसको टकराएगी और मुड़ जाएगी, उसे कहते हैं डिफ्रैक्शन। उसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और हिंदी में कहते हैं विवर्तन ऑफ लाइट। मतलब जब लाइट कोनों से टकराएगी या किसी पतली जगह से टकराकर, किनारों से टकराकर मुड़ जाती है, क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, a conductor of length L and resistance R is cut into two equal halves. These two halves are then connected in parallel. इनको पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब कहता है, जो लंबाई L और रेजिस्टेंस R वाले दो तार को बराबर भागों में काट कर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया गया, तो नया रेजिस्टेंस आपको बताना है क्या होगा। देखिए रेजिस्टेंस क्या कर दिया दोस्तों, R से R/2 कर दिया, तार आधी कर दी, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा, रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। अब इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ते हैं? रिवर्स कर देते हैं, जैसे कि 1/, R2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/R होगा ये, प्लस ये भी 2/R होगा, और ये किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा, 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अब इनका एलसीएम आएगा 4/R, एलसीएम आएगा 2 4/R, ये इसके बराबर है, ये आपस में बराबर है। आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आर ऊपर आएगा और ये नीचे दोबारा से फिर हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा R/4। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, समुद्र तल पर पानी का क्वथना क्या है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एट सी लेवल? ये होता है, आपको याद रखना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जो फ़ारेनहाइट स्केल पर दोस्तों 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 65, मेटानिल येलो, जो एक अप्राकृतिक रंग गैर स्वीकृत डाई है, का अक्सर हल्दी में मिलावट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी उपस्थिति की पुष्टि किस रासायनिक परीक्षण से की जा सकती है? ये कौन सा कह सकते हैं रासायनिक परीक्षण है दोस्तों? केमिकल कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट है, इससे इसकी पुष्टि की जाएगी, इसका पता किया जाएगा। यह सिंपल लैंग्वेज में कहता है, हल्दी में मेटानिल येलो की मिलावट की जांच कैसे की जाती है? इसकी जांच की जाती है, आपको याद रखना है, इसकी जांच की जाती है एल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करने पर गुलाबी रंग प्राप्त होता है। ठीक है, एल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से गुलाबी रंग प्राप्त होना, ये होती है इसकी जांच। मतलब मिलावटी हल्दी में एसिड डालने पर वह गुलाबी हो जाती है,
इससे ये पता चल जाता है इस टेस्ट से, और ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें मिलावट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, एयू निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये किसका होता है? गोल्ड का होता है। ठीक है, गोल्ड का जो लैटिन नेम होता है ये होता है ओरम, AURUM, और सिंबल होता है एयू। सिंबल एयू लिखते हैं। राइट आंसर होगा किसको? गोल्ड को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, बोर के मॉडल के अनुसार उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में इलेक्ट्रॉन संक्रमण का क्या महत्व है? मतलब कहता है बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जब ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में आता है तो क्या होता है? मतलब हायर ऑर्बिटल से नीचे वाले ऑर्बिटल में आएगा तब क्या होता है? इस कंडीशन में होता क्या है, अगर आपने बोर थ्योरी पढ़ी हो, जब इलेक्ट्रॉन दोस्तों नीचे गिरता है, हायर कह सकते हैं ऑर्बिटल से ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में गिरेगा, तो जो उसकी बची हुई एनर्जी है, ऊर्जा, वो फोटोन के रूप में बाहर निकलती है। फोटोन के रूप में बाहर निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कह सकते हैं ऑप्शन डी, कक्षाओं के बीच ऊर्जा अंतर के बराबर ऊर्जा का एक फोटोन उत्सर्जित होता है। फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स इज इमिटेड। क्वेश्चन नंबर 68, रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंटियम, स्ट्रांसियम जैसी क्षारीय मृदा धातुएं किस समूह से संबंधित है? कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल सच हैज रेडियम, बेरियम एंड स्ट्रोंटियम बिलोंग टू विच ग्रुप? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इनको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, अल्कलाइन अर्थ मेटल इनको कहा जाता है, और ये पीरियोडिक टेबल के दूसरे ग्रुप में पाई जाती हैं, सेकंड ग्रुप में पाई जाती हैं, और इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्षारीय मृदा धातु कहाँ पे पाई जाती है? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2A में। ठीक है, दूसरे ग्रुप में पाई जाती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69, टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। टमाटर में लाइकोपिन नाम का एक खास नेचुरल कलर पिगमेंट होता है जो उसे लाल बना देता है, दैट इज लाइकोपिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जब बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड किसी जल निकाय में घुल जाती है तो निम्नलिखित में से किस अम्ल के निर्माण के कारण जल अम्लीय हो जाता है? मतलब आसान है, कहते हैं जब जल में CO2 घुलने पर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड घुलने पर कौन सा एसिड बनेगा, कौन सा अम्ल बनता है? तो इस कारण, इसके कारण बनता है कार्बोनिक एसिड। कौन सा बनता है? कार्बनिक अम्ल बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं दोस्तों, वे हल्का तेजाब बना देते हैं। इससे, यह तेजाब को मीन्स एसिड बना देते हैं, इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक। क्वेश्चन नंबर 71, ओजोन परत किस प्रकार के विकर्ण को अवशोषित करते हैं? व्हाट टाइप ऑफ द रेडिएशन डज द ओजोन लेयर इफेक्ट? कहता है ओजोन परत किस विकर्ण को सोखती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो ये सोखती है, रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रे से। आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला है PdBaSO4 का पैलेडियम को डैश के रूप में भी जाना जाता है। कहता है बेरियम सल्फेट PdBaSO4 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं रोजेनुमंड उत्प्रेरक, रोजेन मंड कैटालिस्ट इसको इंग्लिश में बोला जाता है। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए इसे दोस्तों रोजेनमुंड कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? एक कैटालिस्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73,
हल्दी में पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक कौन सा है? हल्दी में पाए जाने वाला रासायनिक यौगिक केमिकल कंपाउंड कौन सा है? तो ये पाया जाता है इसमें, आपको याद रखना है, करक्यूमिन पाया जाता है। करक्यूमिन पाया जाता है हल्दी में। हल्दी के सभी औषधीय गुण और उसका पीला रंग इसी करक्यूमिन की वजह से होता है, माना जाता है ऐसा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा केमिकल पाया जाता है? करक्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 74। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, दोस्तों आसान क्वेश्चन है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा? NaHCO3। NaHCO3। इसे बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। रिक्तिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैक्यूल्स। पहला कहता है सामान्यतः पशु कोशिकाओं में रिक्ताएं पादप कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती हैं। पहले ही स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, आपको याद रखना है। पौधों की कोशिकाओं में रिक्तिकाएं हैं जो वैक्यूल्स हैं, बहुत बड़ी होती हैं, जबकि जानवरों की कोशिकाओं में ये बहुत छोटी या न के बराबर होती हैं। इसलिए यह कहना कि जानवरों में ये बड़ी होती हैं, ये गलत है। इसलिए पहले ही स्टेटमेंट है, गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए।